राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। हरियाणा का माहौल पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग चुका है। सियासी दलों ने चुनाव की तैयारी में अपनी पूरी जान झोंक दी है। सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, जमकर बयानबाजी का दौर चल रहा। विपक्ष जहां सरकार को घेरने में जुटा है तो सत्ता पक्ष भी आरोपों का जवाब देने में पीछे नहीं। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत कांग्रेस बीजेपी सरकार से 15 सवालों की चार्जशीट के जरिए जवाब मांग रही। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में कोई भी काम नहीं किया। प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी और अपराध के अलावा किसी भी चीज में इजाफा नहीं हुआ, यानी विकास का काम कोई नहीं हुआ। कांग्रेस के आरोप पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो कि महेंद्रगढ़ के ओबीसी सम्मेलन में मौजूद थे, उन्होंने वही मंच से करारा जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि हुड्डा को हमारा हिसाब मांगने से पहले अपने 10 सालों का हिसाब देना चाहिए। अमित शाह ने यह भी कहा कि हम पाई पाई का हिसाब देने में सक्षम है और मैं तैयार हूं। क्या हुड्डा के पास अपना कोई हिसाब है? आज इसी मुद्दे पर हम सवाल भी पूछेंगे, उसका जवाब भी लेंगे। मैं तो पूछूंगा लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब जब पाई पाई का हिसाब मांगा जा रहा है, चार्जशीट बनाम वर्कशीट का इस वक्त ढिढोरा पीटा जा रहा या फिर इसे चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा, तो उसका असर धरातल पर कितना आएगा? 10 साल तक सरकार ने क्या किया, हरियाणा के लोग जवाब मांगे। जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति निवेश, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 था, इस 10 साल में प्रदेश को कहाँ पहुँचाया इन्होंने। बेरोजगारी में नंबर 1 है, महंगाई में पूरा प्रदेश असुरक्षित, जो है ना सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है उसमें केंद्र का है, उसमें असुरक्षित डिक्लेयर किया गया हरियाणा को। और खेल खिलाड़ी तो आप देख रहे हो क्या दुर्गति हो रही, नीति गई और उनकी जो अपमानित हुई हमारी बेटियां, उनको अभी तक न्याय नहीं मिला। तो ये आपके सामने, तो इस वास्ते ये सारा हिसाब लेंगे उनसे, कौन से वो संस्था लेके आए। 10 साल में इन्होंने एक पोल तो मेट्रो का नहीं लगाया, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं लगाई, 1 यूनिट बिजली नहीं पैदा करी, एक कोई बड़ी संस्था नहीं लेके आए, एक कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं लेके आए। जैसे हमारे टाइम में सारे इंस्टीट्यूशन आए, कोई लेके नहीं आए। तो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन्होंने बनते ही ये कहा था हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। कौन से मेडिकल कॉलेज बनाए भाई इन्होंने? कल हुड्डा साहब ने घोषणा की है हरियाणा के गांव-गांव जाकर कांग्रेसी हिसाब मांगेगा। हिसाब मांगे हरियाणा। हुड्डा साहब, हम क्यों डेबिट रखें? मैं तो हिसाब लेकर आया हूं और यहां से चुनौती देता हूं हुड्डा साहब, हमारे 10 साल और आपके 10 साल का हिसाब लेकर हरियाणा की जनता के पास जाइए। और आज मैं हरियाणा के भाजपा के एक-एक कार्यकर्ता का आह्वान करना चाहता हूं। हिसाब वो क्या मांगेंगे, हम लेकर जाएंगे। हुड्डा साहब सुन लीजिए, मैं बनिया का बेटा हूं, पाई पाई का हिसाब लेकर आया हूं, पाई पाई का हिसाब। आपने 10 साल तक ऊपर और नीचे कांग्रेस की सरकार बनी, हरियाणा को क्या दिया? सिर्फ 41,000 करोड़ रुपया दिया। भाई और बहनों, कितना दिया? 41,000 करोड़। जोर से बोलो, रटना चाहिए। कितना दिया? और नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल की सरकार 10 साल चली, इन्होंने 259 लाख करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। आपसे 6 गुना पैसा हरियाणा को देने का नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। आप हिसाब लेकर आइए, एक चौराहा तय करिए। हमारे मुख्यमंत्री को आने की जरूरत नहीं है, हमारा युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष आकर आपसे 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है। 2014, 2019 और दोनों विधानसभाओं ने आपने कमल पर आपका आशीर्वाद दिया, 24 में भी कमल पर आशीर्वाद दिया, अब विधानसभा चुनाव में भी आप आशीर्वाद दोगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। हमने हरियाणा में एक बीसी के बेटे को, गरीब घर से
नायब सिंह जी खड़े हो जाइए, जोर से ताली बजाइए नायब सिंह जी के लिए। एक बीसी के बेटे को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया है। अब इनके नेतृत्व में हरियाणा आगे बढ़ेगा। मैं सैनी जी को ढंग से जानता हूं। एक ऐसा आदमी है कि जो मुख्यमंत्री बनकर भी मुख्यमंत्री नहीं बना है। ये सीएम तो बना है मगर चीफ मिनिस्टर नहीं बना है। ये सीएम बनने के बाद भी कॉमन मैन है, सामान्य लोगों का प्रतिनिधि है, मेरे पिछड़ों आपका प्रतिनिधि है। इसका दरवाजा 24 घंटा 365 दिन आपके लिए खुला रहेगा। मैं आपको गारंटी देकर जाता हूं। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, हर वर्ग का साथ समर्थन मिल रहा है। लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा लोगों ने बहुत साथ दिया। लोकसभा चुनाव में ना सिर्फ हम 5 लोकसभा सीट जीते, लेकिन भाजपा से ज़्यादा हम मत प्रतिशत भी हमें मिला और भाजपा से ज़्यादा विधानसभा सेगमेंट्स में कांग्रेस की लीड आई। लोकसभा चुनाव में तो हरियाणा की जनता ने भाजपा को किया था हाफ, विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता भाजपा को करेगी साफ। बहरहाल तो बयानबाजी का दौर आपने सुन लिया, कहां से सवाल उठे, कहां से जवाब मिला और फिर उसका हिसाब किताब हुआ। अब सवाल इस बात का है कि जमीन पर आम जनता क्या सोचती है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। कृष्ण ढुल हैं बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है ढुल साहब आपका। नीरज गुप्ता हैं कांग्रेस की तरफ से, बहुत स्वागत है नीरज जी आपका। विवेक चौधरी हैं जेजेपी प्रवक्ता, बहुत स्वागत है विवेक जी आपका। और ओंकार सिंह है इनेलो के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है सिंह साहब आपका। नीरज गुप्ता साहब, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। भाई पाई पाई का हिसाब आप मांग रहे थे, अमित शाह कह रहे हैं कि बनिया का बेटा हूं, हिसाब पाई पाई का देता हूं, चैलेंज कर रहे हैं। तो देखिए, ये कैंपेन हमने कल से शुरू किया है कि हरियाणा मांगे हिसाब। आज हमारे कैंपेन के बाद उनको हिसाब की याद आ रही है। 9.5 साल का हिसाब क्यों नहीं दिया अब तक? अगर ऐसी बात थी, बनी के बेटे हैं और बाई चांस मैं भी बनिया का बेटा हूं, प्रवक्ता आपने नाम से मेरे देख लिया होगा, नीरज गुप्ता नाम है मेरा, मैं कांग्रेस से प्रवक्ता हूं, तो मैं भी बनिया का बेटा हूं। तो मांगो हिसाब, कौन मना कर रहा है? हम हिसाब देने को तैयार है। जो देखिए, जो हमने चार्जशीट तैयार की है उसमें वैल्यूएशन किया गया है हर चीज का। हमारे 2004 से 2014 तक क्या था और 2014 से 2024 तक क्या है, चाहे वो बेरोजगारी का इंडेक्स हो, सोशल एस्पेक्ट इंडेक्स हो, कोई भी महंगाई का इंडेक्स हो, हर चीज कंपेयर करके हम जनता में जाएंगे। देखिए, आप अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा की फीडबैक पे मैं कह सकता हूं जनता का पूरा प्यार और आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है। इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इन्होंने घोषणाएं कही हैं। और आज भी इनके, मैं कह रहा हूं, मैं चैनल से बोलता हूं, अमित शाह जी बोल गए, आप 9.5 साल का मैनिफेस्टो उठाइए, छोड़िए सारे हिसाब किताब की बात। 9.5 साल के मैनिफेस्टो में आपने क्या किया, कितना काम पूरा किया मुझे बताइए। 40% काम पूरा किया, 50% पूरा किया, 60% पूरा किया। सिर्फ आप अतुल जी सिर्फ एक घोषणा पे घोषणाएं करते जा रहे हैं। आनंद फानम में देखिए पिछले 15 दिन में कितनी घोषणाएं। लेकिन नीरज भाई, अब आप हिसाब किताब से मैनिफेस्टो पे आ गए। अभी तो आप कहते कि हिसाब किताब चाहिए। दूसरी बात कि आपने कल शुरू किया कार्यक्रम, आज उन्होंने आपको चैलेंज कर दिया। तो अगर हिसाब किताब करना है तो जाइए, क्योंकि अगर आप लोकसभा के आधार पर कह रहे हैं कि जमीन पर कुछ मामला अलग है, तो मुझे तो वहां पर 50-50 दिख रहा है। अगर आपको मिला है प्यार 50%, तो उधर भी है जनता का साथ, तो वो हिसाब किताब तो आपको देना पड़ेगा और उनसे पूछना पड़ेगा। हम हिसाब देना तैयार है। मैंने आपने मेरी पूरी बात ध्यान से नहीं सुनी। जो हमने चार्जशीट तैयार किया है उनसे कंपैरिजन किया गया है। 2004 से 2014 कांग्रेस का काल वर्सेस बीजेपी का कार्यकाल वर्सेस, उसमें सबको दिया गया कि हमारे कार्यकाल में क्या था, बेरोजगारी दर क्या थी, इनके कार्यकाल में बेरोजगारी दर है। मेरे पास पूरी चार्जशीट है, कहो तो मैं आपको टीवी दिखाता हूँ। मेरा कहना यह है कि हिसाब मांगे, कौन मना कर रहा है? हिसाब तो जनता तय करेगी ना, जनता हिसाब समझेगी। मेरे कहने से, अमित शाह जी के कहने से कुछ नहीं होता। जब हम जनता में हिसाब लेके आएंगे, जनता हिसाब समझेगी किसका हिसाब बढ़िया है, किसका हिसाब छोटा है। लेकिन इनके नॉन परफॉर्मिंग सरकार है, इन्होंने कुछ नहीं किया। देखिए, जनता जो तय करती है घोषणाओं के आधार पर तय करती है, और घोषणाओं में जो इन्होंने किया उसको धरातल पे कितनी योजनाएं उतरी। हर वक्त इनके प्रवक्ता यही बोलते हैं हमने ये किया वो किया, घोषणाएं कर रखी हैं। अरे भाई, वो पाइप, कुछ प्रवक्ता बोलते हैं पाइपलाइन में, वो पाइपलाइन का ढक्कन कब खुलेगा? देखिए, 9.5 साल की घोषणाएं पूरी नहीं हुई। आनंद फानन में मुख्यमंत्री जी ने पिछले 15 दिन में कितनी घोषणाएं पूरी हुई? मैं इनसे पूछना चाहूंगा, जो 15 दिन में घोषणाएं पूरी हुई वो इंप्लीमेंट कब होंगी? अगस्त में होंगी, सितंबर में होंगी, उसके बाद आचार संहिता लग जाएंगी, या उसको कांग्रेस पार्टी हम पूरा करेंगे?
तो ये सिर्फ घोषणाएं करते जा रही हैं, झूठी आश्वासन की सरकार नहीं, है। सरकारों आज का तक कुछ इन्होंने काम साढ़े ऐसा 9 साल होता में है कुछ कि नहीं अगर किया। वो फिर से रिपीट नहीं होती हैं तो अगली सरकारों को करना चाहिए। आपके भी कुछ काम इन लोगों ने किए होंगे, अगर आपको मौका मिलेगा तो इनके बिल्कुल, शुरू किए देखिए, कुछ हम काम ये बिल्कुल, आप लोग ये तो- करेंगे। लेकिन मैं ये आपकी तो इस बात से नेचुरली बात है। सहमत हूं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, बिल्कुल सहमत हूं कि आपने जब ये कहा कि जनता हिसाब किताब करती है, मैं इस बात को बिल्कुल ऊपर रखता हूं, सर्वोपरि रखता हूं। कृष्ण ढुल साहब, भाई आप चैलेंज कर रहे हैं, वो चार्जशीट लेकर बैठे हुए हैं। देखिए, अभी बहुत ही सम्मानित दीपेंद्र हुड्डा जी ने आपने जो बाइट दिखाई उसमें कितना सफेद झूठ बोला, क्योंकि झूठ बोलने के माहिर है ये। अभी भी उन्होंने आपने बाइट दिखाई, अगर मैं आपसे अनुरोध करूंगा अतुल भाई, अगर नीरज भाई मेरी बात से सहमत नहीं हो तो वो रिपीट कर देना एक बार। कर दूंगा हाँ। दीपेंद्र जी ने ये कहा कि हमारे को लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत हासिल हुआ और हमने लोकसभा चुनाव में जो विधानसभा वाइज अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा विधानसभा में लीड हासिल की। सफेद झूठ बोला उन्होंने। यहां हमारे को लगभग 48% मत मिला है, कांग्रेस को लगभग 44% मत मिला है। हमने 44 सीटें जीती हैं, उन्होंने 42 सीटें जीती। और जिस प्रकार का झूठ बोलकर इन्होंने सीटें जीती हैं, वो 8500 रुपए खटाखट वाले लोग इनके दफ्तर के बाहर लाइन लगा करके बैठे हैं। और अब इन्होंने ये कहा कि वो तो हमारे पूरा तब करते जब हमारी सरकार आती। अरे भाई, जिन राज्यों में तुम्हारी सरकार है वहां वो 85 रुपए दे दो, 8500 रुपए दे दो ना। और एक झूठ बोला इन्होंने बहुत बड़ा हमारे एससी वर्ग को कि अगर इनकी 400 से ज्यादा सीटें आएंगी तो ये संविधान को तोड़ देंगे। और जिस प्रकार अभी इन्होंने नीरज गुप्ता भाई बता रहे थे कि मैं भी बनिए का बेटा हूं। अरे हमारे अमित शाह जी ने तो ये कहा है कि हमारा युवा मोर्चा का एक कार्यकर्ता भी चौक पर हिसाब दे देगा, आप हिसाब बनाकर तो लाइए। और आपको भी ये हिसाब की बात कब समझ में आई? अब जब लोकसभा में आपकी हांडी में रस नहीं बना तब समझ में नहीं आई। तो जिस प्रकार की और आप जिस प्रकार की बात आज कर रहे हैं, आपके राज्य में मैं छोटी सी बात बताऊंगा। जब हमारा शासन आया उससे पहले 3 किलोमीटर की सड़क बनती थी प्रतिदिन। आज हिंदुस्तान में 32 किलोमीटर की सड़क बनती है प्रतिदिन। ये 10 वर्षों की 10 गुना की बढ़त है। हरियाणा में 8 नेशनल हाईवे निकले हैं, एक राज्य में 8 नेशनल हाईवे। मैं ये मोटी मोटी चीजें बता रहा हूं। जो ये कह रहे हैं कि हमें हिसाब मांगना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, हमारा तो व्हाइट पेपर जनता के साथ है। हम तो 10 साल के शासन के बाद भी हरियाणा में मैं अतुल भाई एक चीज बताऊंगा कि कांग्रेस ने कितना बड़ा प्रचार किया था कि मेरे और सहयोगी साथी आज प्रवक्ता बैठे विभिन्न पार्टियों के, आज यहाँ पर सबने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा का हर वर्ग नाराज है। किसान नाराज है, जवान नाराज है, खिलाड़ी नाराज है, सरपंच नाराज है, पटवारी नाराज है, कर्मचारी नाराज है, व्यापारी नाराज है। उसके बावजूद भी इस हरियाणा प्रदेश की जनता ने हमें 5 सीटें जिताई और 48% मतदान के साथ भारतीय जनता पार्टी को 44 विधानसभा पर सबसे ज्यादा बढ़त दी। ये इस बात का भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी प्रकार झूठ की बात नहीं की। मुख्यमंत्री जी ने करीब 4000 के आसपास सीएम विंडो पर घोषणाएं कर रखी हैं। 95% से ऊपर उन पर काम हो चुका है। जिस प्रकार की घोषणाएं हमारे मुख्यमंत्री ने की हैं और जिस प्रकार अब इनको डर चढ़ गया कि पिछले जैसे ही हमारे मुख्यमंत्री जी का बदलाव हुआ, नायब सैनिक के तौर पर एक हमारा एक छोटा सामान्य कार्यकर्ता जब भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा, तब से पूरे के पूरे विपक्ष को दस्त लग गए हैं। उनको समझ नहीं आ रही है क्या हुआ कि किस पर। इन्होंने पहले कहा हारा हुआ आदमी है, इन्होंने कहा जो अपनी जगह से ही हार गया, इन्होंने कहा कि वो नारायणगढ़ से भी हार गया। अरे तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है। फिर अगर सब कुछ हारा हुआ है तो तुम्हें तो 22 मिल जानी चाहिए थी, तुम्हारी तो 10 की 10 सीटें आनी चाहिए थी लोकसभा में। क्यों ऐसा नहीं हुआ? और जो 3 सीटें हारे, वो हम 3 सीटें भी मिसमैनेजमेंट के कारण, अगर उनका अंतर देखोगे तो 20,000, 40,000 और 50,000 से हम 3 सीटें आ रहे हैं। नहीं तो अतुल भाई, जो मैंने आपको ये कहा था डिबेट के दरमियान कि हरियाणा में 8-2 रहने वाला है, और वो 8-2 ही होता अगर थोड़ी सी भारतीय जनता पार्टी की मिसमैनेजमेंट न रही हो। चलिए, आपकी इस ईमानदारी को भी मैं इसका स्वागत करता हूं भाई कि आपने माना तो कि हाँ मिसमैनेजमेंट हुआ,
क्योंकि मिसमैनेजमेंट का नतीजा अब आपके सामने है। नीरज जी कुछ कह रहे हैं, आप जल्दी से काउंटर करिए, उसके बाद मैं चौधरी साहब के बाद देखिए, मैं इनके झूठ का हिसाब देना चाहूंगा छोटी सी बात से, फिर अगली बार बोलूंगा। जो इन्होंने हम पे इल्जाम लगाया 85 देंगे खटाखट, भाई साहब आपके प्राइम मिनिस्टर जी ने और अमित शाह जी ने बोला 15 लाख आएंगे खाते में। भाई साहब वो तो जुमला था, केंद्र में सरकार वो तो जुमला था, आप भी बोलिए जुमला था क्या? वो तो अमित शाह ने बोल दिया था, जुमला था वो। आपका भी मतलब ये 8500 रुपया जुमला था। नीरज भाई एक मिनट, ढुल साहब एक मिनट। नीरज भाई देखिए, बड़ी ईमानदारी से कृष्ण ढुल ने ये तो स्वीकार किया कि उनके यहां मिसमैनेजमेंट से उनकी 3 सीटें गई। आप भी ईमानदारी से स्वीकार करिए कि उनका 15 लाख अगर आपको याद है और वो बता चुके हैं जुमला है, तो कांग्रेस का भी ये जुमला था 8500। नहीं देखिए, कांग्रेस का जुमला नहीं, उन्होंने अपनी सरकार हटाने के बाद ये बोला जुमला है, हमें ये बात नहीं बोली जुमला। हमने कहा था अरे भाई 2014 में वो जुमला आया था, उसके बाद भी चुनाव हुआ, अभी भी आप उसी बात पर अटके हैं। आपने पहली बार वादा किया, आपने तो फॉर्म भी भरवा दिया था। आपकी सरकार नीरज भाई अगर उसकी डिटेलिंग में जाएंगे तो उन लोगों ने 15 लाख के लिए कोई फॉर्म नहीं भरवाया था। आपने उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम जगहों पर फॉर्म भरवा दिए थे। वो फॉर्म भरवाकर आपने कहा था 8500 खटाखट। तो अब तो आप जुमला भी नहीं कह सकते ना, क्योंकि आपने तो उसको डॉक्यूमेंट कर दिया था। नहीं, नीरज भाई ने कहा मैं हिसाब दूंगा, का बेटा हूं। विवेक चौधरी भाई, बीजेपी कांग्रेस हिसाब किताब अपना कर रही है। उस हिसाब किताब में जेजेपी कहां है? और अगर जेजेपी चार्जशीट की तरफ जाती है तो फिर उस चार्जशीट में 4.5 साल आपका भी हिसाब है। अतुल भाई, मैं तो दोनों ही प्रवक्ताओं को सुन रहा था और आपने उससे पहले आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी की भी बाइट सुनाने का काम किया और आपने दीपेंद्र हुड्डा जी की भी बाइट सुनाने का काम किया। मैं एक चीज नहीं समझ पाया, क्या आज जो मुख्यमंत्री है वो केवल बीसी के मुख्यमंत्री हैं? आज अपने आप को आप कभी बनिए का बेटा कहते हैं, कभी आप कहते हैं कि बीसी के मुख्यमंत्री हैं, कभी आप कहते हैं ये कॉमन मैन है, चीफ मिनिस्टर नहीं है, मतलब पुराने चीफ मिनिस्टर थे, आज ये चीफ मिनिस्टर नहीं है। आप खुद ही नहीं बता पा रहे। आज हम कहते हैं कि आप जाति पाति का जहर फैलाने का काम करते हैं, तो आप मानते नहीं। आज बड़ी स्टेज के ऊपर आप जाति पाति का जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है? आपके टीवी ने दिखाया अतुल भाई। आज हम तो जननायक जनता पार्टी का, जहां आपने सवाल किया, जननायक जनता पार्टी जिलावार अपनी बैठकें करने का काम कर रही है और आने वाले समय में चुनाव जब आएंगे, चुनाव में पता भी लगेगा। जो लोग पिछली बार 75 पार का दावों की बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हमारी 10 की 10 लोकसभा 75 पार जाएंगे, उनकी रिजल्ट क्या आया? 40 सीट आई। 9 महीने पुरानी मात्र 9 महीने पुरानी पार्टी आपके सामने 10 सीट लेके आई। आज तो 4.5 साल हमने राज्य में रह के और काम करने का काम किया, जनता को जो वादे किए काम ही तो नहीं हुआ है ना विवेक भाई, यही तो सवाल है। उस चार्जशीट में यही तो लिखा है कि काम नहीं हुआ। कांग्रेस की चार्जशीट में यही तो आरोप है ना कि काम हुआ ही नहीं है, और उस काम ना होने के पीछे आप भी हैं, क्योंकि 4.5 साल सत्ता का सुख आपने भी भोगा है। या तो काम हुआ होगा, और काम अगर हुआ होगा तो बीजेपी को भी इसका साथ मिलना चाहिए। वो हिसाब आप दीजिए भाई जेजेपी की तरफ से। नहीं, मैं तो बीजेपी का जवाब मैं नहीं दूंगा। बीजेपी नहीं, सरकार में रहने का जवाब बीजेपी का जवाब नहीं चाहिए, उसके लिए प्रवक्ता है उनके। इस 4.5 साल में काम नहीं हुआ है, पूरे 10 साल का हिसाब बीजेपी देगी, 4.5 साल का उसमें आपको देना है। ये आरोप है कांग्रेस का, ये मेरा सवाल नहीं है। उस चार्जशीट में यही आरोप है कि काम नहीं हुआ है। बड़े भाई, आज अगर 4.5 साल की बात की जाती है, तमाम वादे, चाहे हमारी डायरेक्ट पेमेंट की बात हो, चाहे आज 14 फसलों पे एमएसपी देने की बात हो, तमाम जो हमने वादे किए थे, चाहे गुरु रविदास मंदिर कुरुक्षेत्र में बनाने की बात हो, चाहे 50% महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो, चाहे 33% महिलाओं को आरक्षण राशन डिपो में देने की बात हो, तमाम मुद्दों को पूरा करने का काम किया है। हम तो एक चीज जानते हैं, आज अगर कोई कहता है कि काम नहीं किया, हिसाब चाहिए, हिसाब मांग रहे हैं, हिसाब तो बहुत से लोग मांग रहे हैं। कुमारी शैलजा भी हिसाब मांग रही है, रणदीप सुरजेवाला भी हिसाब मांग रहे हैं, किरण चौधरी हिसाब मांगती बीजेपी में चली गई कि मेरा तो सर्वे में ज्यादा परसेंटेज थी, जो कैंडिडेट था उसकी कम थी। कुलदीप शर्मा भी हिसाब मांग रहे हैं कि मेरी बेटे की टिकट क्यों काटी गई। आज तमाम कांग्रेस के नेता हिसाब मांग रहे हैं कि सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा को आगे करने के लिए क्यों सारी कांग्रेस का सत्यानाश किया जा रहा है।
आज हम तो ये चीज देख रहे हैं, जो हालात चल रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि जनता जनार्दन भी हिसाब मांग रही है कि क्यों भूपेंद्र हुड्डा रोहतक तक ही सीमित रह गए, क्यों सारी मार्केट कमेटियों के पैसे सिर्फ रोहतक में ही लगते रह गए। हम तो हिसाब सभी मांग रहे हैं, और जनता जनार्दन ही है फर्श से अर्श पे और अर्श से फर्श पे बिठाने वाली। आज जनता ये भी हिसाब मांग रही है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा। नहीं, बात तो आपकी सही है विवेक भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि शैलजा भी हिसाब मांग रही हैं, सुरजेवाला भी हिसाब मांग रहे हैं, किरण चौधरी हिसाब मांगते मांगते चली गई। वो हिसाब मांगते मांगते चली गई, आप सीट मांगते मांगते सरकार से अलग चले गए, और अर्श से फर्श पे आपको भी इस चुनाव में किसने आईना दिखाया, ये भी अपने आप में हिसाब ही है। वो हिसाब आप लगाकर बैठे हैं। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि अल्टीमेटली जनता के बीच में ही जाना होता है। आप सभी को अधिकार है, जनता के बीच में जाएंगे, और जनता का अपना विवेक होता है। वो विवेक चौधरी की पार्टी को चुनेगी, उनकी पार्टी के कैंडिडेट को चुनेगी, तो वो अपने आप हिसाब हो जाएगा। बहरहाल ओंकार सिंह साहब, फिर तो बात ही नहीं रही। अतुल भाई मैं शॉर्ट में कंप्लीट अच्छा बोलिए जल्दी से। आज जनता इस चीज का भी हिसाब मांग रही है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अल्पमत कहते नहीं थक रहे थे, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा चुनाव से क्यों भागने का काम कर रहे हैं, क्यों बीजेपी को थाली में परोस के देने का काम कर रही है राज्यसभा की सीट। आज ये तो कहा जाता है बीजेपी, ये विवेक भाई मुझे लगता है ये आपकी बात नहीं है, ये आपका दर्द है, क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं वो राज्यसभा में आपको अपने साथ ला ही नहीं रहे हैं, तो वो दर्द आपका छलक रहा है। नहीं, दर्द नहीं है, ये असलियत है, ये कड़वी सच्चाई है। अब अगर असलियत ये है तो फिर कांग्रेस के साथ जाना क्यों है? क्यों बार बार आपके नेता कह रहे हैं नहीं जाऊंगा, वो कह रहे हैं नहीं आऊंगा। अब फिर दूसरा भी सच है ना कि जब मैं विवेक भाई की बात को मानता हूं और इस बात को मैं आगे बढ़ता हूं कि हाँ 4.5 साल में जेजेपी ने सत्ता में रहते हुए काम कराया, तो फिर ये आरोप मैं कैसे मान लूं कांग्रेस का कि बीजेपी ने काम नहीं कराया? क्योंकि सरकार तो बीजेपी के साथ जेजेपी चला रही थी, ऐसा नहीं कि पूरी सरकार जेजेपी चला रही थी। अगर आप बात ही नहीं कंप्लीट करने देंगे, अगर आपने वही पढ़ना जो लिखा हुआ है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आज अतुल भाई मैं तो इनकी बात पूछना चाह रहा हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि अल्पमत में सरकार है, दूसरी साइड राज्यसभा से भाग रहे हैं। आज बीजेपी के प्रवक्ता डिबेट पे कि 3 सीट हम मिसमैनेजमेंट के कारण हार गए। ये कांग्रेस वाले क्यों नहीं मान रहे कि 5 सीट जो गिफ्ट देने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है बीजेपी को, वो क्यों नहीं मान रहे? हम कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी को बड़ा विषयांतर है, वो विषय बदल जाता है। आप राज्यसभा पर बार बार जा रहे हैं, वो राज्यसभा में सिर्फ राज्यसभा से नहीं भाग रहे बल्कि आपसे भी भाग रहे हैं। आपने बहुत कोशिश कर लिया। बहरहाल ओंकार सिंह साहब, अब यहां पर प्रश्न यह है कि 2 मुख्य दल जो कि आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, हिसाब और चार्जशीट और वर्कशीट का जिक्र कर रहे हैं, उस बीच में एक दल जो कि सत्ता के सुख को भोग चुका है वो कहता है काम हुआ है, तो फिर मैं उस चार्जशीट को, उस आरोप को कैसे मान लूं? दूसरा चैलेंज अगर करते हैं अमित शाह, वो कहते हैं कि मैं पाई का हिसाब लेकर आया हूं, एक छोटा सा कार्यकर्ता भी हिसाब दे देगा, तो फिर उस हिसाब को न मानकर फिर कहते हैं नहीं हम चार्जशीट पर ही आएंगे। अब चार्जशीट पर तो जेजेपी ने भी सवाल खड़ा कर दिया, वो कह रहे हैं काम हुआ है, 4.5 साल में उनकी सरकार में, जब वो सरकार में थे उन्होंने काम कराया है, गिनाया भी उन्होंने कुछ। अतुल जी, कितनी अजीब बात है, कांग्रेस बीजेपी से हिसाब मांग रही है और बीजेपी कांग्रेस से हिसाब मांग रही है, और ये दोनों एक ही हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जनता इन दोनों से हिसाब मांग रही है। पहले 10 साल कांग्रेस ने लूटा और अब 10 साल बीजेपी ने लूटा ही नहीं, बर्बाद भी कर दिया। पहले मैं गृह मंत्री अमित शाह जी की बात करना चाहूंगा, उसके बाद दोनों को बारी बारी बताऊंगा क्या किया इन्होंने। अमित शाह जी ने कहा कि मैं बनिए का बेटा हूं, पाई का हिसाब लेके आया हूं। आपके माध्यम से मैं उनसे पूछता हूं, मेरी इतनी हैसियत तो नहीं, क्या हिसाब बनियों को आता है? क्या और जाति के लोग हिसाब नहीं करते? क्या हिसाब की बात आए तो बनिए की बात करना जरूरी है क्या? ये जातिवाद और धार्मिक उन्माद, ये दोनों सहारे हैं बीजेपी के। आज अगर हिसाब सिर्फ बनिए को आता है तो क्या हम सरदार हिसाब नहीं कर सकते? हम अनपढ़ है सारे क्या? एक बनिया जाति के लोग पढ़े लिखे, ये एक अजीब बात है। एक जाति विशेष का वर्णन करना और गृह मंत्री का वर्णन करना शोभा नहीं देता, ये गलत बात है। दूसरा, अब मैं बीजेपी की बात करता हूं। बीजेपी के प्रवक्ता साथी बहुत ही चतुर, ये अपने आप ही बोल रहे हैं हमारे से पटवारी भी नाराज है, कर्मचारी भी नाराज है, किसान भी नाराज है, व्यापारी भी नाराज है। अपने आप ही बोल के फिर कहते हैं हमें 5 सीटें जनता ने दी।
अरे भाई 10 सीटों से 5 पे आ गए। मैं माना हमारी कोई सीट नहीं आई, क्योंकि ये जो मुकाबला था ये इंडिया वर्सेस एनडीए का था। ये मुकाबला था मोदी वर्सेस जनता का। ये कांग्रेस मोदी भी जी नहीं के जीती। साथ थे कि विरोध में थे, ये जनता ने बताना जी। कांग्रेस का साथ इसलिए दिया क्योंकि दूसरा कोई रेस में नहीं था, इसलिए कांग्रेस को 5 सीट मिली। और मैं पहले कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, उसके बाद बीजेपी के पॉइंट बताऊंगा। कांग्रेस ने 2004 से लेकर 14 तक राज किया। अगर कांग्रेस ने अच्छा राज किया होता तो आज बीजेपी को शासन कैसे मिलता, बीजेपी को जनता कैसे लेके आती? कांग्रेस में कमियां थी तभी तो आई। तो ये तो आपके ऊपर भी लागू होती है, आपका राज अच्छा नहीं था जी। बीच में ना बोलिए, अकलमंद नहीं, ये वाली तो बात आपके कीजिए, ऊपर बीच भी में ना लागू बोलिए। होती है ओमकार जी। देखिए अतुल जी, आपका भी बीच में राज ना अच्छा नहीं बोलिए। था, तभी तो जनता ने हटा सुन दिया लेते हैं, आपको। सुन लेते हैं ढोल साहब सुन लेते हैं। सिंह साहब ने सबको सुना, बहुत आराम से सुन लेते हैं। अतुल जी देखिए, गलत बात है, अपनी अपनी बारी रखें सारी। देखिए कांग्रेस ने 10 साल शासन किया। हुड्डा साहब आज हिसाब मांग रहे हैं। जरा हुड्डा साहब से पूछो ओपीएस पेंशन बंद किसने करी थी? और 5 जून 2006 को पूरे हरियाणा में वैध और अवैध कॉलोनियों के नाम पर रजिस्ट्री बंद कर दी गई। उसके बाद हजारों के लाखों रजिस्ट्रियां हुई भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ के। आज भी रजिस्ट्री बंद है। ये किसने किया था? फिर जो एमएसपी निर्धारण कमेटी थी उसका चेयरमैन कौन था? हुड्डा साहब। तो उस वक्त उन्होंने एमएसपी क्यों नहीं दिया? इसके बाद आ जाओ, एनओसी का खेल किसने शुरू किया? सीएलयू का खेल किसने शुरू किया? कितनी सीएलयू बांटी इन्होंने, किस किस को बांटी, उसका हिसाब कौन देगा? और इसके साथ ही एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन्होंने बांटे, उसका हिसाब कौन देगा? सेक्शन 4 और सेक्शन 6 लगा के जनता की और किसानों की जमीनें किसने हड़पी? और बाद में वो जमीनें हड़पने के बाद सेक्शन 4 और 6 कैंसिल कैसे होगी? ठीक ये है। सारे कांग्रेस के साथ है। 13 महीने किसान सड़कों पर बैठे रहे। इनके 31 विधायक थे, कोई एक विधायक किसान की स्टेज पर नहीं गया, क्योंकि किसानों ने शर्त रखी थी जो भी विधायक आएगा पद से इस्तीफा देके आएगा। तब तो इन्होंने साथ नहीं दिया। अगर कांग्रेस की नाकामी ना होती तो बीजेपी इतने डंडे ना मारती। और अब बीजेपी की बात करूंगा, 2014 से लेकर अब तक अगर कांग्रेस ने झूठ बोला, इन्होंने जुमले दिए। अगर कांग्रेस ने 8500 बोला, इन्होंने 15 लाख बोला। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों ही झूठी हैं, दोनों ही जनता का भला नहीं चाहते। कांग्रेस मेहनत नहीं करना चाहती। इनके जितने नेता है, हर एक शहर में 10-10 नेता कह रहे हैं टिकट लेके आएंगे। कोई धरातल पर काम करने को तैयार नहीं। एसी कमरों में बैठ के राजनीति करती है कांग्रेस। और जो धरातल पर काम करते हैं उनकी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होती, वो पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। मैं बीजेपी से सवाल करना चाहता हूं कि 2014 में इनकी सरकार आई, 2014 के बाद देश और प्रदेश में कितने प्रयोग किए आपने? नोटबंदी के बाद, कोरोना काल में ले लीजिए, किसान बिल ले, और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में मुख्यमंत्री महोदय खुद कहते हैं कि हम तो जनता पर प्रयोग कर रहे हैं। इन्होंने जनता को प्रयोगशाला की वस्तु बना दिया। बीजेपी वालों ने पोर्टल कर आज जनता को पोर्टल पे खड़ा कर दिया। परिवार पहचान पत्र आई दी। परिवार पहचान पत्र की वजह से लाखों लोगों की पेंशन काट दी इन्होंने, पीले कार्ड काट दिए। और आज जिनके आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं, उनके आयुष्मान कार्ड ना तो सिविल अस्पताल में चलते हैं ना प्राइवेट अस्पताल में चलते हैं। सिविल अस्पताल को भी इन्होंने नाम का सिविल अस्पताल छोड़ा, पीपीपी मोड बना के इन्होंने उसका भी प्राइवेटाइजेशन करने का शुरू। सिंह साहब, वो सब तो ठीक है, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम हर दिन चर्चा करते हैं और आप लोग हमेशा इन मुद्दों को उठाते हो और जनता के बीच में जाएंगे तो आप उठाइए भी मुद्दा। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ जेजेपी के ऊपर भी मेरा सवाल था। एक छोटी टिप्पणी उस पर, उसके बाद मैं ढोल साहब के पास जाऊंगा, क्योंकि चौधरी साहब कह रहे हैं कि 4.5 साल में जब तक वो सरकार में थे काम हुआ है। चार्जशीट कह रही है कांग्रेस की काम नहीं हुआ है। अब माने किसको? देखिए, जेजेपी के प्रवक्ता कुछ भी कहें, 4.5 साल इनका शासन तो रहा। अगर काम हुआ तो बीजेपी में नहीं किया, अगर काम नहीं हुआ तो दोनों ने नहीं किया। अब ये तो हो नहीं सकता सरकार गठबंधन की और मुख्य पार्टी बीजेपी, जेजेपी वाले कहें कि काम नहीं हुआ और बीजेपी वाले कहें काम हुआ। ये तो बहुत बेईमानी होगा, जनता के साथ बेईमानी होगा। और जनता देख रही है, तुलना तो जनता ने करनी है। इन 4.5 साल में भी काम नहीं हुआ, घोटाले हुए, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, और यहाँ एसआईटी भी बनी, एसईटी भी बनी। और यहाँ के गृह मंत्री जो गब्बर थे, ये बोल रहा हूं है नहीं, वो गब्बर थे,
उन्होंने SIT भी बनाई, SET भी बनाई, और ये भी बोला कि 60 दिन में शराब घोटाला और रजिस्ट्री घोटाले की रिपोर्ट आएगी। आज तक आई रिपोर्ट क्या? नहीं, आज तक रिपोर्ट नहीं आ पाई, लेकिन वही बात है ना कि जब काम ही नहीं हुआ तो फिर उसके बाद घोटाले के आरोप का कोई प्रमाण भी नहीं आया, तो फिर उसका हिसाब कैसे होगा, उसका किताब कैसे होगा, उस पर चार्जशीट कब आएगी? क्योंकि वहां पर तो घोटाला हुआ नहीं, आपने भी आरोप लगाया, वो भी हवा में है, उसके भी कोई प्रमाण नहीं। बहरहाल अब ढुल साहब एक छोटा काउंटर आपका, जो हिसाब किताब का जिक्र है उसमें इनेलो भी आपसे पूछ रही है हिसाब, जबकि उसका खुद का जो नंबर गेम का हिसाब है वो बिगड़ा हुआ है, और बिना नंबर के तो सरकार बनती नहीं है, वो चाहे गठबंधन की हो या एक मुश्त हो। वही तो आश्चर्य है तुल भाई कि मतलब कमाल इस बात का है कि जिनके पास नंबर नहीं है, जिनके पास वोटर नहीं है, जिनके पास कौन से थे? 2009 में 2 सीट थी। अरे तो आपकी 85 में 2 भी आओगे आप। अब देखो, आप मैं बोल रहा था तो आपको दर्द हो रहा था, अब आपको बोलना शुरू करे तो आप बीच में बोल रहे। वापिस आओगे, आप याद रखना मेरी बात को। अच्छा, तो आप कहाँ जाओगे? 0 पे तो हो ही, आप 100 पे जाओगे। हमें तुम्हारी तो आप ही तो मेरी चिंता कर रहे हो इतनी देर के, आपके पास अपने पास बोलने के लिए है ही नहीं। हम कहाँ जाएंगे? अरे भाई आपके अरे सिंह साहब आपके भाई है, उनको आपकी चिंता है, जैसे आपको उनको भी आपकी चिंता है। ढुल साहब को चिंता है भाई, ओंकार सिंह साहब आपको अगर उनकी चिंता है तो उनको भी आपकी चिंता करना उनकी जिम्मेदारी बनती है, आपके भाई भाई। ढुल साहब देखिए मैं ये कह रहा था कि ओंकार जी के पास अपने पास तो कुछ भी नहीं है, मेरा झोला तो खाली है, तो अब मैं दूसरों पे बात करूंगा। 2009 में क्योंकि मैं तो जेल में गया हूँ, मैंने लूट मचाई थी प्रदेश में। अब सुन जाओ भाई, ओंकार जी सुन जाओ, आप जेल में आप देश के लिए जेल में नहीं गए थे, आपके मुख्यमंत्री को सजा हुई थी। कौन जेल जाएगा? 10 साल जेल में रह के आए हो, उसके बाद पता लग जाएगा कौन कौन जेल जा रहा है। बुलवा लो जी, पहले इनको बुलवा लो। नहीं ढुल साहब बोलिए, सिंह साहब अब सुनिए प्लीज। हाँ ढुल साहब। ओंकार जी, ओम प्रकाश चौटाला जी 10 साल की सजा काट के आए हैं जेल में। विधायकों को आपके कौन कौन से नेता जाएंगे? भाई साहब दूसरे को पर उंगली उठा रहे अपनी तरफ। अरे सिंह साहब ऐसे नहीं प्लीज। अभी सिंह साहब, ओंकार सिंह साहब, अभी आप कह रहे थे कि ढुल साहब बोल रहे हैं बीच में, अब आप भी लगातार बोल रहे हो ना। सिर्फ ज्ञान देने का नहीं होता, ज्ञान अपने ऊपर भी लागू किया जाता है। और सजा काटना, सिर्फ जेल में जाना नहीं, सजा काटना तो वो भी अपने आप में लिखित है। बहरहाल ढुल साहब जल्दी से कंप्लीट करिए। मैंने वही कहा, जब इनके मुख्यमंत्री को सजा हुई तो इन्होंने कानून को चुनौती दी, ये बताया कि नहीं गलत सजा हुई, गलत सजा हुई, गलत सजा हुई। पूरे 10 साल जेल में रहे, न्यायपालिका ने एक बार भी इनकी अर्जी पर सुनवाई नहीं की। उससे पहले इनकी पार्टी पर आरोप लगे कि इनके मुख्यमंत्री को कोई अगर उद्घाटन पर बुलाता था तो उसका शोरूम ले लेते थे। पैसा देने से मना। आप हमारी गोदी में तो बैठे थे, अरे कुछ तो शर्म कर लो। आप उस टाइम हमारी गोदी में बैठे थे, फिर शुरू हो गए। बीजेपी कहाँ थी? अच्छा ये तो बता दो बीजेपी कहाँ थी उस टाइम? अच्छा ओंकार सिंह साहब एक मिनट, सिंह साहब एक मिनट। ढुल साहब अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन आप बीच में बार बार बोल रहे हैं। अब आप इस पर चले आए कि आप उनके साथ क्यों थे, वो आपके साथ क्यों थे? अरे आपने भी तो इंडिया गठबंधन में जाने के लिए भरपूर साथ दिया, भरपूर कोशिश की, नहीं हुआ, अब जाकर आपने भी एक गठबंधन बनाया है। गठबंधन पार्टियों में चलते रहते हैं, सरकारें गठबंधन से चलती रहती हैं, कोई बीजेपी ने या आपने पहली बार परंपरा नहीं शुरू की है, ये परंपरा बहुत पुरानी है। कभी आपने बनाई, कभी आप उस पर आगे बढ़े, कभी इन्होंने बनाई, ये सरकार चला रहे थे, कोई अंतर नहीं है। बहरहाल अब गुप्ता साहब मेरा सवाल एक दूसरा है आपसे, आप बीजेपी से हिसाब मांग रहे हैं, बिल्कुल मांगिए। वो आपको चैलेंज करके हिसाब का जवाब देना चाह रहे हैं, बिल्कुल आप जवाब दीजिए। एक बात तो मुझे आज समझ में आ गई कि हुड्डा साहब ने शैलजा सुरजेवाला उनका हिसाब तो कर दिया, क्योंकि दिल्ली में मिले सोनिया गांधी से और वहां से तय हो गया कि नेतृत्व तो हुड्डा का होगा। बीजेपी का हिसाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन शैलजा और सुरजेवाला का हिसाब तो कर दिया हुड्डा साहब ने। नीरज जी। हाँ जी। अच्छा देखिए, सिर्फ आपकी सोच है, हमारी पार्टी की सोच ने क्या है साहब है। देखिए राजनीतिक आरोप है भाई, ये मेरी व्यक्तिगत सोच नहीं है। देखिए राजनीति में और पत्रकारिता में व्यक्तिगत सोच नहीं होती है, और कम से कम हम पत्रकार तो व्यक्तिगत सोच नहीं रखते हैं। हम बताते हैं कि हम अगर ये कह रहे हैं तो किस आधार पर कह रहे हैं, कोट कर रहे हैं, ये आप पर आरोप है, यही बयानबाजी है कि आपने हिसाब कर दिया।
आप कुछ भी कह सकते हैं, हमारी पार्टी का मामला है। देखिए, आपने इससे पहले एक हवाला नहीं दिया। हमारी जब हाई लेवल की मीटिंग हुई थी जिसमें राहुल गांधी जी भी थे, उन्होंने साफ साफ कह दिया था कांग्रेस के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा और सीएम फेस बाद में तय होगा। तो इन बातों को लाभ नहीं है कि आप अपने आप अनुमान लगा रहे हैं कि सारी कमान उनको दे दी। ऐसा कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ। तो मैंने उस व्याप पे कहा था कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। मैंने आपके बारे में दूसरा मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। साहब रही साहब की बात बीच मत बोलिए। आप मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, मैं कानून व्यवस्था पे प्रकाश डालता हूँ जैसे कर रहे हैं। यहाँ हरियाणा में गोलियां चल रही है, खटाखट अपराधी भाग रहे हैं फटाफट। आज देश के एनकाउंटर किया हमने 3 लोगों का। उन्होंने एक फूटी कोड़ी नहीं बोला। पहले एनकाउंटर किया सरकार है। बनने की चिंता है कि हरियाणा में सरकार कैसे बचाई जाए, कैसी बचाई जाए। पूरा जोर अपनी सरकार बचाने पे है। बार बार ओबीसी का नाम बोलते हैं, ओबीसी सीएम। अरे भाई, सीएम हरियाणा का है, खाली हरियाणा का सीएम है, तो खाली ओबीसी सीएम ना, जाति ओबीसी है, सीएम तो पूरे हरियाणा का। जाति से फायदा लेके बार बार हरियाणा की जनता को ठगने का काम करते हैं कि 56 साल में ओबीसी सीएम बनाया। अगर इतनी ओबीसी चिंता थी तो 9.5 साल में ओबीसी सीएम क्यों नहीं बनाया? ये सब बेकार और झूठ प्रोपागंडा है और जनता इनको सबक सिखाएगी और जनता चार्जशीट में इनका हिसाब देगी। ये बातें मैं क्या हूं या इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता समझदार है, जनता सब समझती है किसका हिसाब सच्चा है, किसका हिसाब झूठा है। जनता के मन में सब बात है, जनता इनसे हिसाब लेगी और हमसे भी लेगी। लेकिन गुप्ता साहब, सवाल इस बात का है ना कि उस जनता को आप ये भी तो कहेंगे ना कि काम नहीं हुआ है, उस आधार पर चार्जशीट बनाई है। चौधरी साहब कह रहे हैं कि काम हुआ है। अब बताइए, चार्जशीट में तो गड़बड़ी हो गई फिर। देखिए, जनता तय करेगी ना जी। हम अपने प्रिपेयर किया हमने, जनता करेगी। जनता समझदार है, जनता को दिखता नहीं क्या काम हुआ है। कानून व्यवस्था पे देख लिए आप। ये इन्होंने मुंह से खुद बोला हमने हर कर्मचारी को लाठी से पीटा। कौन सा वर्ग ऐसा जो ना पीटा हो, बताइए आप। इन्होंने खुद माने बाद में। तो जनता लाठी से पिटने वाला तो मुझे याद है, जनता का हर वर्ग भी पिटा। और कई बार तो कांग्रेस पार्टी के जो बड़े कद के प्रभारी थे, नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, वो भी लाठी से पिटे थे। ऐसा नहीं है, लाठियों का तो सिलसिला बहुत पुराना रहा है। कृष्ण ढूल साहब एक छोटा काउंटर, उसके बाद मैं आऊंगा चौधरी साहब आपके पास। गुप्ता जी का ये कहना है चार्जशीट तो बड़ी पुख्ता बनाई है। अब जब ये चार्जशीट जाएगी ना जनता की अदालत में, तो वहां से हिसाब आपका हो जाएगा। बिल्कुल। मैं एक बात कहना चाहूंगा, हमारे 10 साल के शासन काल में कुछ कमी रही थी, तभी तो जनता ने बीजेपी को मौका दिया। जो बीजेपी 3 लाल को सारे इनमें हरियाणा में राज करती थी, आज 3 लाल उसी शर्म है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? ठीक है, चलिए, अच्छी बात है, आपने माना कि आपके 10 साल में कुछ कमी थी, अच्छी बात है। देखिए, बिल्कुल कुछ कमी है। पहले तो नीरज भाई को अब पहले तो नीरज भाई को इस बात के लिए साधुवाद के उन्होंने ये माना कि हमारे में कमी रही। मैंने तो पहले बात में मान लिया था। अब सुन जाओ नीरज भाई। दूसरा, जो जातिवाद की बात की तो शायद ये भूल गए। कुछ दिन पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा कि मैं 4 मुख्यमंत्री बनाऊंगा, और वो एक एससी का, एक ओबीसी का, एक ब्राह्मण और एक बनिया बनाऊंगा। और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तो मैं खुद करूंगा। आज भी इस बात को छोड़ दो, सिर्फ इनसे एक ही चीज कहलवा दो कि पूरे के पूरे चुनाव से पहले इनके 4 दिग्गज नेता शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला, उदयवान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनको अगर आप एक भी मंच पर बिठा दोगे, अरे हिसाब तो इनका आपस में चल रहा है। इनका शैलजा मांगने लग रही, भूपेंद्र हुड्डा थे हिसाब, रणदीप सुरजेवाला मांगे, उदयवान थे हिसाब, उदयवान मांगे, किरण चौधरी बेचारी लिकड़े गई हिसाब मांगती। कुलदीप शर्मा तैयार है हिसाब लेता बाहर आने। तो भाई पहले तुम अपने कांग्रेस के वर्करों को हिसाब दे दो। रामविलास शर्मा जी भी कांग्रेस के वर्करों को हिसाब दो, बाद में हमारा हिसाब मांगना। हमारा हिसाब जनता देगी, जनता के बीच में जाएंगे। पूरा आप लोगों को तो पहले पार्टी में ही नहीं है, 20 साल से आपके जिलाध्यक्ष नहीं है, 20 साल से संगठन नहीं है आपका। कैसी बात कर रहे हो आप? पहले संगठन तो बना लो, हिसाब मांगेगा कौन है? यूं तो बताओ। हमारा तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कार्यकर्ता नहीं है क्या हमारे पास? जनता नहीं मांग रही, कार्यकर्ता बब्बर शेर के बराबर में है। हिसाब नहीं मांग रही, कार्यकर्ता जनता नहीं मांग रही। आपने 4 सीट तैयार करी है, जीत गए क्या? आपका तो पूरा संगठन था, तब भी आप 5 सीटों पे सिमट गए। अगर हमारा संगठन था, हमारा कार्यकर्ता, अरे भाई हमारा कार्यकर्ता बब्बर शेर के बराबर में है। हमारे हर कार्यकर्ता, आपके कार्यकर्ता आ रहा हूँ चौधरी साहब, आ रहा हूँ। अपनी चिंता कीजिए। कोई भी आप देवेंद्र, आपके रामविलास शर्मा जी देवेंद्र बबली के बारे में क्या कह रहे थे अपनी पार्टी? अच्छा ठीक है, एक मिनट ढुल साहब, लेकिन एक बात तो है
गुमान तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कांग्रेस इस बात से अपने आप में उत्साहित है कि बिना संगठन के वो 5 ले आए। कहीं संगठन बन जाता तो पता नहीं क्या होता। तो आप तो तो इतना साथ तो ही हक हो बनता है जाओ उनका, देखो, ये इतना हक तो उनका बनता है। बिना संगठन के देखिए वो बिल्कुल 50-50 बनता पर आ है। गए। भाई सुनो, मैंने ये कहा हर पार्टी, अब इसका मतलब तो ये हुआ भाई 5 हमारी है, 5 कांग्रेस की, तो इंडियन नेशनल और जेजेपी का तो कुछ है ही नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने कहा हर चुनाव अपने आप में अलग चुनाव होता है, उसमें हर कार्यकर्ता, हर पार्टी अपने एजेंडों के साथ चुनाव मैदान में जाती है। अब हम विधानसभा में जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ जो ठीक बात है, मुकाबला नहीं होगा, बिल्कुल अगर- बिल्कुल। और मैं देखिए व्यक्तिगत तौर पर इस चीज को जरूर कहता हूं कि जो भी पार्टियां, उनके प्रवक्ता अपना दावा करते हैं, दावा करना उनका अधिकार होता है, लेकिन पत्रकार के तौर पर फिर मेरा भी अधिकार होता है कि मैं उन चीजों को गिनाऊं, वो चाहे 15 बिल्कुल लाख का जुमला हो या फिर खटाखट वाला 8500 का फॉर्म वाला जुमला हो। क्योंकि एक जुमला तो सिर्फ बोला गया, दूसरा लिखित में बताया गया, फॉर्म भी भरवाया गया, तो और कांग्रेस फिर से उसके भी बाद वो बनवा दो, फॉर्म ही आगे रह में गया। 85 बहरहाल रुपए झूठ थी। विवेक चौधरी, अब भाई चार्जशीट पुख्ता है, इस बात को लेकर ही कांग्रेस सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने जा रही है बीजेपी से। और चूंकि राजनीति की लड़ाई आपको भी लड़ना है, आपकी पार्टी बहुत कम समय की है, लेकिन 4.5 साल की सरकार के हिस्सेदार है, और उस 4.5 साल में वो चार्जशीट अगर जाएगी तो सिर्फ बीजेपी को डेंट नहीं पहुंचाएगी। सवाल आपसे भी तीखे होंगे और जनता करेगी हिसाब। अतुल भाई, जनता जनार्दन हिसाब करने वाली है, और हिसाब का जहां जिक्र आया तो मेरे एक बात भी याद आती है। आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आज से अगर हम 10 साल पीछे जाएं तो रेवाड़ी के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक जनसभा की, एक रैली की। उस जनसभा के अंदर मोदी जी ने एक बात कहने का काम किया कि भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस की सरकार में अपने जीजा जी को बहुत फायदा पहुंचाने का काम किया, रॉबर्ट वाड्रा को बहुत फायदा पहुंचाने का काम किया, और हमारी सरकार बनने के बाद, इन्हीं शब्दों में और इन्हीं अंदाज में कहा गया, हमारी सरकार बनने के बाद हिसाब लिया जाएगा। आज 10 साल निकल गए, हिसाब नहीं ले पाए। अरे उसमें 4.5 साल आपके भी थे भाई, तब सवाल क्यों नहीं पूछा? बात सुनिए ना, बात को आप गंभीरता समझिए बात की। 10 साल निकल गए, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी हिसाब नहीं ले पाए भूपेंद्र हुड्डा से। जब जब चुनाव आता है तब तब हिसाब याद आता है, और तब तब हुड्डा साहब कभी कह देते हैं कि वो मेरे मित्र हैं, या कभी कभी जाके चाय की प्याली पी आते हैं, और अंदर खाते बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम बारी बारी करते हैं। हम तो एक चीज जानते हैं अतुल भाई, अगर हमने सरकार में हिस्सेदारी की, जो चुनाव के वादे थे, जो लोगों से वादे किए, तमाम वादों को हमने पूरा करने का काम किया। आप एक चीज को समझिए कि काम करने का तरीका आज बारी बारी कहा जाता है, कभी गरीब का बेटा, कभी गरीब किसान का बेटा, कभी सामान्य सा कार्यकर्ता। मैं तो एक चीज पूछना चाहूंगा, धूल साहब बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता है, मैं इनसे ही पूछना चाहूंगा, एक आम घर का कार्यकर्ता, किसान का बेटा, 2.5 एकड़ के किसान का बेटा, एक फॉर्मूला दे दो ना धूल साहब कि 2014 से पहले जो 2.5 एकड़ के किसान का बेटा था, आज वो अरबों खरबोपति कैसे बन गया? ये फॉर्मूला इसके युवाओं को दे दो। जो 2014 से पहले जिनके बिल्कुल भी सिस्टम जहाँ के तमाम नेताओं के लोगों को पैसे नहीं दिए जा रहे थे, नाम दूंगा, तो वो आज कैसे अरबों खरबोपति बन गए? हरियाणा प्रदेश की जनता को, युवाओं को रोजगार की जरूरत नहीं है, वो फॉर्मूला दे दो। हरियाणा प्रदेश के किसान को वो फॉर्मूला। अब विवेक भाई मेरी बाध्यता है, समय की कमी है, लेकिन मैं आपकी बात की गंभीरता को समझ के ही वो सवाल पूछ रहा था कि उस गंभीर सवाल में 4 साल 4.5 साल आप भी हिस्सेदार थे, और आज जो आप सवाल पूछ रहे हैं और फॉर्मूला पूछ रहे हैं, तब तो आप भी वो फॉर्मूला दबाए बैठे थे। तब तो उस गरीब बच्चे को, उस बेरोजगार को, तब तो आपने फॉर्मूला नहीं बताया उस समय तो सरकार। अरे तो क्या आपको 4.5 साल में नहीं बताया? क्यों थे उनके साथ फिर? 4.5 साल पूछना चाहिए था ना कि वो फॉर्मूला कहां है भाई, ढूंढ के ले आओ, मुझे भी बताओ। हम करना चाहते हैं, बीजेपी के साथ सरकार में भले हैं, लेकिन हम गरीब के लिए, उस गरीब के परिवार के लिए, उस बेरोजगार के लिए वो फॉर्मूला उसको देना चाहते हैं। 4.5 साल याद नहीं आया, अब आपको याद आ रहा है। यही तो राजनीति है। बहरहाल सिंह साहब, फाइनल कमेंट ही सर आपका, समय की पाबंदी है थोड़ी। अब देखिए सब हिसाब किताब मांग रहे हैं, और आखिरी में वही एक लाइन होती है जो कि चारों बोलते हैं, चारों ही पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जनता करेगी हिसाब। जब जनता ने ही हिसाब करना है तो काहे की चार्जशीट और काहे का हिसाब और काहे का किताब? अतुल जी, ना तो कांग्रेस ने मेरी बात
कंप्लीट नहीं होने दिया आपने। सर बीच माफी में माफी आपने चाहूंगा, वो थोड़ी किया। समय की पाबंदी है, सिंह साहब रह नहीं, मेरी जाएंगे। बात को अगर कंप्लीट समय मिलेगा मैं लौट आऊंगा आपके पास। करने सिंह साहब को पूरा कर लेने दें। ऐसे कांग्रेस ने जनता की पिछले 10 साल में कांग्रेस ने जनता की 10 साल में पिछले कौन सी लड़ाई लड़ी? इन्होंने तो आपस की लड़ाई लड़ी, आपस में जरूर गुटबाजी करके एक दूसरे से लड़ते रहे। हाँ, मैं मानता हूं इनका संगठन नहीं था, फिर भी 5 सीटें जीती। वो 5 सीटें इसलिए जीती क्योंकि जनता इस बात से डरी हुई थी कि कहीं मोदी जी जो बोल रहे हैं 400 पार 400 पार, तो संविधान भी बदलेंगे, आरक्षण भी खत्म करेंगे, इस बात से जनता डरी हुई थी, मेरा भी मानना है। लेकिन कांग्रेस ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से विधानसभा की तरफ देख रहे हैं। विधानसभा में जनता देखेगी कि किस दल ने, क्षेत्रीय दल ही वास्तव में क्षेत्र का भला करता है, किस दल ने जनता की समस्या उठाई। और क्षेत्रीय दल का जो चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव, उसमें मुद्दे भी क्षेत्रीय होते हैं, उसमें राष्ट्रीय मुद्दे नहीं होते। हाँ, राष्ट्रीय चुनाव में मुद्दा होता है कि प्रधानमंत्री कौन, क्षेत्रीय दल के पास प्रधानमंत्री नहीं होता। आज बीजेपी ने प्रत्येक वर्ग को, इन्होंने 4 मुख्य वर्ग बताए थे, किसान, युवा, गरीब और महिला। बहरहाल सिंह साहब देखिए, अब आपने भी नया हिसाब किताब किया है, एक दूसरी पार्टी के साथ आपने गठबंधन किया है। अब आपका हिसाब किताब कितना मजबूत होगा ये भी जनता बताएगी, लेकिन कम से कम कांग्रेस हरियाणा प्रदेश में आपसी लड़ाई के बाद भी कांग्रेस है। आपकी आपसी लड़ाई के बाद इनेलो के साथ एक और नई पार्टी आ गई इसी प्रदेश के अंदर, उसका नाम जेजेपी है। तो कम से कम लड़ाई का कांग्रेस को तो फिलहाल नुकसान नहीं है, कुछ फायदा ही मिला है। आप लोगों की लड़ाई से एक नई पार्टी का उदय हो गया, उससे भी आपको लड़ना है, उसका भी हिसाब किताब आपको करना है, और वो आपका हिसाब किताब करने बैठे हैं। बहरहाल अब मेरे पास समय की पाबंदी है, माफी चाहूंगा। बहुत शुक्रिया ढुल साहब आपका, गुप्ता जी आपका, चौधरी साहब आपका और सिंह साहब आपका। तो मौजूदा दौर में जहां हिसाब किताब पर इस वक्त बयानबाजी का दौर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा, उस बीच में चार्जशीट भी है, हिसाब किताब भी है, और साथ में चुनौती वाली बात भी है। अब जनता को तय करना है कि वो आखिर इन दो पार्टियों के इर्द गिर्द चार्जशीट, वर्कशीट या हिसाब किताब पर ही रहेगी, या फिर नए हिसाब किताब के गठबंधन या नया प्रयोग, उन पर भी वो विचार करेगी। ये सब कुछ जनता के पाले में है। राम राम। स्वाद से सबको दीवाना कर